हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पूरे चैप्टर का एमसीक्यूज देखने वाले हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि इस सेशन में लाया गया है, तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस सेशन में ज्वाइन हों। तो चलिए इस सेशन में हम लोग पूरे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है और फिजिक्स का मॉडल पेपर दिया गया है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए गए, वो सब वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए में 10³ किलोग्राम बाई मीटर क्यूब, ऑप्शन बी में 10⁻17 किलोग्राम बाई मीटर क्यूब, ऑप्शन सी में 10⁻6 किलोग्राम बाई मीटर क्यूब। तो इसका सही जवाब बताना है कि जो नाभिकीय घनत्व होता है उसका क्रम क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻17 kg बाई मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा बी, 10⁻17 किलोग्राम बाई मीटर क्यूब। ये हो जाएगा सही जवाब नाभिकीय घनत्व का क्रम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है, गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण है। इसमें गामा किरणों की उच्च यानी ज़्यादा वेधन शक्ति का कारण पूछा गया है। कम तरंगदैर्घ्य, अत्यधिक तरंगदैर्घ्य, आवेश का ना होना, अत्यधिक आवेश का होना। तो इसका कारण बताना है हम लोग को। तो कम तरंगदैर्घ्य का होना ये हो जाएगा गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो गामा किरणें विक्षेपित होती है, नहीं फैलती किस तरफ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों की तरफ जो होती है वह बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि रेडियो सक्रियता की इकाई होती है जूल होती है, MeV होती है, AMU होती है या फिर क्यूरी होती है। तो इसमें बताना है कि जो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा MEV, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। आप लोग को पता होगा, ये आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे तो पता चल गया होगा कि ये सब क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है 4.78 × 10⁻⁻10, ऑप्शन बी में +1.6 × 10⁻⁻19, ऑप्शन सी में है 2.99 × 10⁻9, ऑप्शन डी में है -1.6 × 10⁻⁻19। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.78 × 10⁻⁻10। ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिबाई मात्रक है। मात्रक वाले जितने क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप 5 नंबर मार्क्स गेन कर सकते हैं। एमसीक्यूज में जो होते हैं वो 5 या 6 लमसम मात्रक वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो हो गया वो बीमा वाले क्वेश्चन हो जाए और बाकी जो रहेगा वो पूरे चैप्टर से मिल के आएगा। लेकिन 5 मार्क्स तो हम मात्रक से निकाल ही सकते हैं ना, मात्रा को पढ़ करके। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। डिबाई मात्रक है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है वो डिबाई मात्रक है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है।
एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU। ऑप्शन बी है -9 × 10⁹ ESU। ऑप्शन सी में है -8.85 × 10⁻12 ESU। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साथ में बोला गया एक कूलम, तो एक कूलम इक्वली में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁹ ESU। ये हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए राइट होगा। बाकी ये दोनों जो ऑप्शन है गलत है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो ये जो हो जाता एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है, जो कि 3 × 10⁹ ESU होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कूलम बल है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो ये 5 स्टार मार्क है, इसे ध्यान में तो रखना बनता है। तो कूलम बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा। ये केंद्रीय बल भी होते हैं और क्या होते हैं, विद्युत बल भी होते हैं। कूलम बल जो होते हैं वो दोनों तरह के बल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आवेश का SI मात्रक होता है एम्पियर, फैराडे, वोल्ट या कूलम। तो आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कूलम, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मुक्त आकाश, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से क्या बोलते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है 9 × 10⁹ MF-1। ऑप्शन बी में है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन सी में है 8.85 × 10⁻12 FM-1। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीटर-1। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। इसमें अगर ये सेकेंड ऑप्शन देखें तो ये जो हो जाएगा वह इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाता है, -19 कूलम हो जाता है। तो जो कि इसमें बोला गया था एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा गया था, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि विद्युतशीलता x का मात्रक होता है। विद्युतशीलता को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है न्यूटन बाय मीटर, जिसे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, M-1। न्यूटन बाय मीटर को न्यूटन को n से, मीटर को m से, और इसमें -1 दिया गया है, जो कि अगर ये जो यहाँ दिया हुआ है न्यूटन बाय मीटर, तो इसको हटाएंगे तो -1 चला जाएगा। ऑप्शन बी में फैराडे बाय मीटर, जिसे हम लोग FM-1 से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी में कूलम बाय वोल्ट, जिसे हम लोग CV-1 से डिनोट करते हैं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी फैराडे बाय मीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन ए में न्यूटन बाई कूलम, ऑप्शन बी में न्यूटन बाई कूलम, ऑप्शन सी में है वोल्ट बाई मीटर, ऑप्शन डी में है कूलम बाई न्यूटन। दो ऑप्शन सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, दोनों सेम ही है। इसमें -1 होगा, क्योंकि इसमें जब इस स्लैश को हटाएंगे तो पावर में चला जाता है -1। तो इसमें बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। तो न्यूटन सी कूलम पर चला जाएगा -1। तो हम लोग का ऑप्शन ए भी दोनों राइट होगा, क्योंकि दो ऑप्शन मतलब एक ही सेम ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब जिसका आकार जिसका जो मात्रक जो होता है वो निश्चित होता है, आकार दिशा ये सब जो होता है वो निश्चित होता है, तो उसे ही बोलते हैं सदिश राशि। ऑप्शन ए में है आवेश, ऑप्शन बी में धारिता, ऑप्शन सी में है विद्युत तीव्रता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत तीव्रता। इनमें से कौन सदिश राशि है, तो वो हो जाएगा विद्युत तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी आवेशित
किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता का E का मान होता है। ऑप्शन ए में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी में है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी में है 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है या बढ़ या घट सकता है। तो जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है, जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है वो निश्चित नहीं कि वो बढ़ेगा या घटेगा, तो ये दोनों हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है अल्फा किरणों को, गामा किरणों को, बीटा किरणों को या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये त्वरित आवेश उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय तरंग को। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण। इसे हम बोला गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो उसका पथ हो सकता है वृत्ताकार, हेलिकल, दीर्घवृत्तीय या फिर सीधी रेखा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलिकल होगा। जब 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण जो है वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा की जो चुंबकीय प्रभाव होती है उसकी खोज किसने की। तो ऑप्शन ए में एम्पियर, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेड ने, ऑप्शन सी में फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी में फेराडे ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेड ने जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के क्षेत्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही जो वृत्त होती है उसकी कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत। ऑप्शन सी में कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, ऑप्शन डी में कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कुंडली के तल के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो ज्ञात करने का नियम कौन सा है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो कि विपरीत है, ऑप्शन सी में है मैक्सवेल का दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन डी में है एम्पियर का तैरने का नियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत होती है उच्च प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का, संधारित्र का या फिर परम कुंडली का। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने की जो ज़रूरत होती है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, उच्च ताप की ज़रूरत पड़ती है। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने की कोशिश करते हैं तो उस समय हम लोग को उच्च यानी ज़्यादा प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। टेस्ला, ट्यूबर, वेबर, हेनरी या फिर फैराडे। तो इसमें बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है वह हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टेस्ला को टी से डिनोट किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। लाइगन श्रेणी, बल्मर श्रेणी, पास्चन श्रेणी या फिर बैकेट श्रेणी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्मर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उच्च ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा। ऑप्शन ए में 10⁻⁻22 kg/m/m, ऑप्शन एस, ऑप्शन बी में 10⁻26 kg/m यानी मीटर/सेकेंड, ऑप्शन सी में है 5 × 10⁻22 kg मीटर/सेकेंड, ऑप्शन डी में है 7 × 10⁻24 kg मीटर/सेकेंड। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5 × 10⁻22 kg मीटर/सेकेंड।
ये हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 है, रीड वर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक होगा। ऑप्शन ए में m-1, ऑप्शन बी में s-1, ऑप्शन सी में kg-1, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है। लेजर की जो क्रिया के लिए जरूरी है क्या? संख्या परिवर्तन, उच्च ताप, निम्न ताप या फिर अचालक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संख्या परिवर्तन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रदरफोर्ड ने, बोर ने, डाल्टन ने या प्लांक ने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्लांक ने। जो है प्लांक वो वैज्ञानिक है जो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ई भी मापता है आवेश, विभवांतर, धारा या फिर ऊर्जा। तो ई भी जो है वो ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? एक्स किरणें, वाई किरणें, माइक्रो तरंग या फिर रेडियो तरंग। तो किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा यानी कम होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गामा किरणें। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विस्थापन धारा का मात्रक होता है ए, एम, ओम ए या फिर जे यानी ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पीयर। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात यानी बी बाई ई का मात्रक होगा। बी बाई ई का मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन ए में m(s-1), ऑप्शन बी में s(m-1), ऑप्शन सी में ms, ऑप्शन डी में ms-2। तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का s(m-1). ये हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रो तरंगे, दृश्य प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, माइक्रो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक गैस डिनोड में होता है, एक गैस डायोड में होता है, केवल एनोड, केवल कैथोड, नली में केवल गैस या इनमें से सभी। तो एक गैस जो डायोड होते हैं उसमें जो होता है वो सभी होता है। केवल एक एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी होता है, नली में केवल गैस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 15 का द्विअचर तुल्यांक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11 और 1 का ट्वाइस, और ये दिया 100, 10 का ट्वाइस, 11, 11 का ट्वाइस, 111, 000 का ट्वाइस। तो इसमें बताना द्विअचर यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का पूछा गया है। तो इसमें द्विअचर यानी द्वितीय तुल्यांक पूछा गया है। तो 15 का बताना है। एक ट्रिक हम आप लोग को बताते हैं, जैसे 1, 2, 4 तक ही। अगर इसमें बोला गया 15 और यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 1 मिनट, तो 8 ले लिए, तो हम लोग को निकालना है 15 का। तो 8 4 12 और 2 14, 1 15। तो 1 1 1 1। ये एक ट्रिक है जहाँ पे आप यहाँ पे हो गया 4 ठो 1 और इसको ट्वाइस में डाल देंगे, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। अगर आप लोग को द्विअचर तुल्यांक पूछा जा रहा है या बाइनरी फिजन जो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है वो पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं 1 2 4 8। और जितना पूछा गया है उसके नीचे अगर मान लीजिए 8 4 12 पूछा गया है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है, तो 1 1 0 को 12 यहाँ पे 15 के जगह पर 12 दिया होता, तो आप क्या करेंगे? वही फार्मूला यूज करेंगे। देखिए हम निकाल के बता रहे हैं आप लोग को। तो आप यहाँ पे 12 का निकालना है, तो यहाँ पे फार्मूला पहले डालेंगे। क्या हो जाएगा? 8 4 2 1। ये फार्मूला डाले तो हम लोग को कितना निकालना है? 12 का। तो 12 में जो हो जाएगा ये है 8 और 4 12 हो जाएगा। 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 डालेंगे, यहाँ पे भी 1 डालेंगे, बाकी यहाँ पे जो बच गया वो 0 जाएगा। तो 1100 और ट्वाइस। तो यहाँ पे जो है मतलब जो अंक आप लोग को मिल रहा है वहाँ पे 1, और जो अंक आप लोग को नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे 0 लगाएंगे। इसके अलावा और सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे में आपको पूछा गया 6 देना है आप लोग को,
तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ 8 4 2 1। तो यहाँ पे 4 और 2 6, तो यहाँ और यहाँ, और ये 0 है तो इसका कोई मान्यता नहीं है। इसके अगर यहाँ पे अगर 0 लिखा रहे, मतलब क्योंकि 4 और 2 6 हो जाएगा ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे 1 है तो इसके जगह पे तो 0 लिख दिए। जो अंक हम लोग को चाहिए वो अंक हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे, और जो अंक नहीं चाहिए वहाँ पे हम लोग 1 नहीं डालेंगे। 8 4 2 1 ये फार्मूला हम लोग के पहले ही पास में है। तो अगर मान लीजिए हम लोग को क्या बताना है, 1 बताना है, तो 1 0 0। अगर कोई पूछ रहा है 2 तो यहाँ जाएगा 2 0 0। अगर कोई बोला 3 का मतलब अगर 2 4 पूछा गया है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर हम लोग को 6 का पूछा गया है तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, एक ही 0 आएगा, एक ही 0 आएगा। अगर हम लोग को पूछा जाता कि आप ऐसे हम लोग का 9 निकालिए, तो 9 में 8 और 1 कितना है, ये 8 और 1 ये, तो 8 1 9, तो 1 0 0 1, यानी कितना आ जाता है 0 0 1, ये हो जाता हम लोग का ये। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या अपनाना है, 1 2 4 8। अगर जो अंक पूछ रहा है, मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग को 14 पूछा गया है तो आप फार्मूला अप्लाई करें 1 2 4 8 अप्लाई करें तो आप लोग को 14 कहाँ पे आएगा, 8 4 12, 12 2 14, ये आ रहा है। तो 1 1 1 और ये 0, क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोग को है ही नहीं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ 0 लगा देंगे। तो हम लोग के पास आ गया 1 1 1 0 ट्वाइस। तो ध्यान में रखिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्वि आधारी संख्या का 111 का मान बताना है। द्वि आधारी संख्या दिया हुआ है, यानी जो अभी आप लोगों ने देखा 15 का द्वि अचर तुल्यांक, तो वो अचर तुल्यांक निकालना था। अब ये द्वि आधारी को कन्वर्ट करना है संख्या में। तो इसमें दिया हुआ 111, तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे 8 4 2 1। तो देखिए 111 कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं बोला गया है ना कि मतलब इसके आगे 0 लगाए हो तो 0 का कोई मान्यता है नहीं, यही 3 को लेकर के आ गया है। अगर ये चारों का यूज करता तो ज़रूर यहाँ पे 1 और इसके बाद कुछ भी होता है बीच में, लेकिन ये चारों का यूज नहीं है, केवल 3 ही का यूज है, 111 है। तो 111 आप लोगों ने देखा है, पीछे मैंने बताया है। तो ये हो जाएगा, इसको तीनों को ऐड कर दे, 4 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, तो इक्वल में हो जाएगा 7। तो हम लोग का ऑप्शन सी राइट है। तो यही ट्रिक आप लोग को अपनाना है, क्योंकि ऐसे अगर आप लोग याद करके जाएंगे तो आप लोग भूल सकते हैं, तो इसे समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।